प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 13 ध्वनि पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले ये देखते हैं कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं। विद्यालय में पढ़ते वक्त कालांश के खत्म होने का पता आपको कैसे चलता है? क्या आप अपने माता पिता की ध्वनि सुनकर ही उन्हें पहचान सकते हैं? लुका छुपी का खेल खेलते समय आप अपने मित्रों को किस प्रकार ढूंढते हैं? जी हाँ, इन सब में कहीं ना कहीं ध्वनि, आवाज़ या साउंड हमारी हेल्प करती है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। ध्वनि क्या है? ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? मनुष्यों में ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के विभिन्न गुण, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ, ध्वनि प्रदूषण और उसे कम करने के उपाय। तो चलिए बच्चों, इन सब के बारे में अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? बच्चों, हमारे कानों को सुनाई देने वाली कोई भी आवाज़ ध्वनि कहलाती है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमें सुनने में सहायता करता है। प्रत्येक वस्तु की अपनी एक विशेष ध्वनि होती है, जैसे घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज़, जैसे किसी स्विच को ऑन या ऑफ करने की आवाज़, या किसी पंखे के परों के घूमने की आवाज़। तो इस प्रकार ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क रखने में भी यह हमारी सहायता करती है। चलिए अब देखते हैं ध्वनि उत्पन्न किस प्रकार होती है। ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे गति करती है तो कहा जाता है कि वस्तु कंपन कर रही है और इसी कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 2 कीलों को एक मेज पर कुछ दूरी पर लगाएं। एक रबड़ के छल्ले को खींचकर इन कीलों के साथ बांध दें। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दें। देखिए क्या होता है। रबड़ का छल्ला कंपन करने लगता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। जब छल्ला कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। आइए एक और उदाहरण को देखते हैं। एक धातु की थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए। अब इस धातु की थाली में चम्मच के साथ इसके किनारों पर आघात करिए। देखिए जल में थाली के कंपन से लहरें बनने लगती हैं। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। बच्चों, क्या आप इसका कोई और उदाहरण सोच सकते हैं? जी हाँ, यदि आपके दिमाग में किसी तरीके के वाद्य यंत्रों का उदाहरण आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। एक तारा, मंजीरा, खटम, ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जिनसे बहुत सुंदर संगीत बजाया जाता है। यह संगीत इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटकर या आघात से उत्पन्न होता है। बच्चों, आप भी एक ऐसा वाद्य यंत्र बना सकते हैं। धातु के 7
ग्लास लीजिए। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। यानी कि एक ग्लास में थोड़ा कम जल, दूसरे में उससे थोड़ा ज़्यादा, तीसरे में और ज़्यादा, और इस तरीके से सातों ग्लासेस में बढ़ते हुए स्तर में पानी भरना है। अब एक पेंसिल को लेकर ग्लासों पर धीमे से एक के बाद एक आघात करिए तो हमें एक सुखद ध्वनि सुनाई देती है। बच्चों, यह है हमारा जल तरंग। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि नहीं सुनाई देती। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम के झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज सुनते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि मनुष्य में ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। कुछ बोलते समय अपने हाथ को अपने कंठ पर दिखाए अनुसार रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? हाँ जी, मानवों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो खाना निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र या लैरिंक्स कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। ध्वनि की गुणता तंतुओं की लंबाई पर भी निर्भर करती है। एक पुरुष के वाक तंतु की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है, लेकिन एक महिला के वाक तंतु की लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है और बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए पुरुष, महिलाओं और बच्चों की ध्वनियों में अंतर पाया जाता है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम। जब आप कुछ दूरी पर खड़े अपने मित्र को पुकारते हैं तो आपका मित्र आपकी आवाज को सुन पाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज उस तक कैसे पहुंची? जी हाँ, ध्वनि को संचरण के लिए अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है। जब किसी जगह से वायु को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो कहा जाता है कि उस स्थान पर निर्वात या वैक्यूम बन गया है। क्या ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है? आइए जानते हैं। कांच का एक गिलास लीजिए, उसमें एक विद्युत घंटी रखिए जिसका स्विच आपके हाथ में होना चाहिए।
गिलास को वैक्यूम पंप के साथ जोड़ दीजिए। अब घंटी का स्विच ऑन करिए और देखिए, क्या आपको घंटी की आवाज सुनाई देती है? जी हाँ, घंटी की आवाज सुनाई दे रही है। अब वैक्यूम पंप को चला दीजिए और घंटी को भी ऑन कर दीजिए। आप क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे घंटी की आवाज धीमी हो रही है और कुछ समय बाद घंटी की आवाज सुनाई देना बंद कर देती है। बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वैक्यूम पंप ने गिलास में से सारी वायु खींचकर वहां निर्वात बना दिया और वायु के न होने के कारण घंटी की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। तो बच्चों, इससे हमें यह पता चलता है कि ध्वनि के संचरण के लिए कोई न कोई माध्यम होना आवश्यक है। क्या ध्वनि ठोसों और द्रवों में भी संचरित होती है? आइए इसे भी जानते हैं। बच्चों, आप बाहर बज रही घंटी की आवाज को तो आसानी से सुन सकते हैं। क्या आप इसे जल में भी सुन सकते हैं? आइए देखते हैं। एक बाल्टी लीजिए और उसे जल से भर दीजिए। घंटी को जल के अंदर ले जाकर बजाइए। ध्यान रहे कि घंटी बाल्टी की दीवारों को ना छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए ताकि जल आपके कान में प्रवेश न कर पाए। क्या अब आप घंटी की आवाज सुन सकते हैं? जी हाँ, आपको घंटी की आवाज सुनाई देगी। इससे हमें यह पता चलता है कि ध्वनि द्रवों में भी संचरित होती है। आइए अब देखते हैं कि ध्वनि ठोस पदार्थों में भी संचरित होती है या नहीं। आप अपने कान को लकड़ी की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर अपने मित्र को दूसरे सिरे पर खरोंचने के लिए कहिए। क्या आपको खरोंचने की आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, आप इस आवाज को सुन पाते हैं। चलिए एक और मनोरंजक खेल खेलते हैं। एक खिलौना टेलीफोन बनाते हैं। इसके लिए 2 पेपर कपों को दिखाए अनुसार जोड़िए। जब अपने एक मित्र को कप में से बोलने के लिए कहा जाता है, तो दूसरे कप में आप अपने कान पर लगाकर उसकी आवाज सुन सकते हैं। हेलो हेलो, मेरा नाम सीमा है, आपका नाम क्या है? तो क्या आप मेरे साथ ये खेल खेलना पसंद करेंगे? हाँ जी बच्चों, यह खेल बहुत ही मनोरंजक था। हमने सीखा कि ध्वनि गैस, द्रव और ठोस पदार्थों के अतिरिक्त धागे में से भी संचरित हो रही है, लेकिन निर्वात में से संचरित नहीं हो सकती। मनुष्य के कान। बच्चों, हम कानों के द्वारा अपने आसपास की भिन्न भिन्न ध्वनियों को सुनते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं। कान किस प्रकार हमारी ध्वनि को हमारे दिमाग या हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, यह जानने से पहले एक और क्रियाकलाप करते हैं। एक डब्बा लीजिए और उसमें एक सेल फोन रखिए। डब्बे को रबड़ के गुब्बारे की सहायता से बंद कर दीजिए। इस गुब्बारे की सतह पर कुछ मिट्टी के कण रखिए। अब डब्बे में रखे फोन की घंटी बजाइए। देखिए कि मिट्टी के कणों को क्या होता है। जी हाँ, मिट्टी के कण उछलने लगते हैं, या हम कह सकते हैं कि कण
कंपन करने लग जाते हैं। बच्चों, इसी तरह से जब हमारे कान में ध्वनि प्रवेश करती है तो एक नलिका से गुजरती है जिसे हम श्रवण नलिका कहते हैं, और इसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है जिसे कर्णपटह कहते हैं। आम भाषा में हम इसे कान का पर्दा कहते हैं। कर्णपटह टीन के डब्बे पर लगी हुई रबड़ की तरह कार्य करता है। मिट्टी के कणों के जैसे ध्वनि के कंपन कर्णपटह में कंपन करते हैं। कर्णपटह इन कंपनों को कान से अंदर की तरफ भेज देता है और वहां से इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। ध्वनि के विभिन्न गुण। सबसे पहला गुण है कंपन का आयाम। ध्वनि का आयाम इसकी प्रबलता को निश्चित करता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। ध्वनि की प्रबलता समानुपाती है आयाम स्क्वायर के। उदाहरण के लिए, यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ती है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल, जिसे dB लिखते हैं, डेसिबल मात्रक में व्यक्त किया जाता है। कुछ ध्वनियों की प्रबलता का मान इस प्रकार है। सामान्य श्वास की प्रबलता 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट की प्रबलता 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत में ध्वनि की प्रबलता 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात के समय ध्वनि की प्रबलता 70 डेसिबल और किसी औसत फैक्ट्री से आने वाली ध्वनि की प्रबलता 80 डेसिबल होती है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल ध्वनि शरीर के लिए कष्टदायक हो सकती है। कंपन की आवृत्ति और आवर्तकाल। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहा जाता है। अतः प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं, जिसे हम Hz लिखते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व आवृत्ति के द्वारा निर्धारित होता है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि तीखी होगी और यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारत्व कम होगा। आवर्तकाल। प्रति दोलन को होने के लिए लगे हुए समय को दोलन का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को समय के मात्रक जैसे कि सेकंड में मापा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां। जिस आवृत्ति की ध्वनि को मानव कान संसूचित कर पाते हैं या हम कह सकते हैं सुन पाते हैं, वे ध्वनियां श्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। मानव कानों के लिए श्रव्य ध्वनियों की परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जबकि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि को मानव कान संसूचित नहीं कर पाते हैं। इन ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनियां कहा जाता है।
अब जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। वातावरण में अत्यधिक व अवांछित ध्वनियों को शोर या ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। इसके कई मुख्य कारण हैं, जैसे वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट या पटाखों का फटना, लाउडस्पीकर, मशीनें व रसोई घर के उपकरणों की आवाज़ इत्यादि। अधिक आवाज़ में टेलीविज़न या म्यूजिक सिस्टम्स का बजाना, यह सभी ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक शोर के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे अनिद्रा, अति तनाव या हाइपरटेंशन, चिंता, हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ना और स्थायी या अस्थायी रूप से बहरापन उत्पन्न होना। यह सभी हानिकारक प्रभाव ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को किस प्रकार रोका जाए? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें शोर के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए, जैसे मशीनों व अन्य ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों पर रवशामक युक्तियाँ लगानी चाहिए, अर्थात इन पर साइलेंसर्स लगाने चाहिए जो अनावश्यक ध्वनि को उत्पन्न न होने दें। इसके साथ ही उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि की प्रबलता कम रखनी चाहिए व सड़कों और भवनों के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे ध्वनि आवासों तक न पहुंच पाए। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ की दोहराई करते हैं। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु के द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी माध्यम जैसे कि गैस, द्रव या ठोस में संचरित होती है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है, ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं। ध्वनि प्रदूषण स्थायी या अस्थायी बहरापन उत्पन्न कर सकता है। चलिए बच्चों, अब कुछ रिक्त स्थान भरते हैं और मुझे उम्मीद है आपको इनके उत्तर आते होंगे। पहला, ध्वनि रिक्त स्थान का एक रूप है। ध्वनि किसका रूप है? जी हाँ, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा, ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है। जी हाँ बच्चों, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्य में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इसे वाक यंत्र या लैरिंक्स कहा जाता है। ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? जी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आपके लिए मेरे पास एक प्रश्न है जिसे आपने लिखना है सोच समझकर। तो प्रश्न है, शोर प्रदूषण कम करने के उपाय लिखिए।
बच्चों, इस अध्याय को ध्यान से पढ़कर, समझकर इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप लिखने की कोशिश करिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा ये अध्याय ध्वनि समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा? ध्वनि, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ, हम बोलते हैं तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि हमें सुनाई कैसे देती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बच्चों, आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।